वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब। आ चुके हैं आप सभी आपके अपने चैनल प्ले विद केमिकल्स पर, जहां पर हम लोग अपनी केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर आ चुके थे और उसमें भी हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ लिया था। तो लास्ट रिसेंट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन क्या होगा, जो कि आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया था। तो बेसिकली कॉपर नाइट्रेट का जो डिकम्पोजिशन होगा वो सेम ऐसे ही होगा जैसे हमने आयरन सल्फेट के साथ करा था। कॉपर नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोजिशन के टाइम यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी। मीन्स कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी इसके साथ। और ये जो कॉपर नाइट्रेट है ये कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन देगा। दैट मीन्स टू से कि जब हम लोग इस कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाएंगे तब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि कॉपर ऑक्साइड है वो मिलेगी और ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स मिलेगी विद ऑक्सीजन। मीन्स डिकम्पोजिशन अगर हम करें कॉपर नाइट्रेट का तो हमें उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड मिलेगी। यहां तक हम लोगों ने अपने चैप्टर को मूव ऑन करवा दिया था। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए समझिए, पहले तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेस होगा। कौन होगा? रिएक्टेंट कंबाइन होकर के न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और हम पढ़ने क्या वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी एक वीक सब्सटेंस की, एक वीक रिएक्टेंट की। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट के द्वारा। आपको ऐसे समझना होगा, आप लोग सिनेमा हॉल गए हो, सिनेमा हॉल के अंदर आप लोगों को सीट चाहिए और आपने क्या देखा, एक सूखा सा बच्चा सा बैठा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। तो आप उसको जबरदस्ती कहोगे ना, बेटा उधर हो जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ। मीन्स आप सुपीरियर हो गए, वहाँ पर आपके पास पावर आ गई। वहाँ पर आपने अपनी पावर की वजह से उस कमज़ोर बच्चे को उस सीट से उठा दिया। यही यहां पर होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या होगा, जिस रिएक्टेंट के पास, जिस एलिमेंट के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर है, हायर अमाउंट ऑफ पावर है, वो क्या करेगा, वो वीक वाले को डिस्प्लेस करवा देगा उसके कंपाउंड में से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट्स होंगे, कुछ लेस रिएक्टिव कंपोनेंट्स होंगे और कुछ बहुत ही लेस रिएक्टिव कंपोनेंट्स होंगे। मींस हमारे पास यहां पर क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव कंपोनेंट है वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस करवा देगा वीक रिएक्टिव कंपोनेंट को। यहां पे एलिमेंट भी कह सकते हैं कि क्या होगा, एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करवा देगा वीक रिएक्टिव एलिमेंट को। मींस इस टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर जो वीक रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो कमजोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट की मदद से। यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मींस ही क्या है कि आपके पास में जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं वो धक्का मार देंगे कमजोर वाले एलिमेंट्स को और उसकी जगह पर आ जाएंगे। देखो इसके एग्जाम्पल को समझने से पहले आप सबको सबसे पहले यह समझना होगा कि रिएक्टिव कौन ज्यादा है और रिएक्टिव कौन कम है। मींस यहां पर सबसे पहले आपको रिएक्टिव या रिएक्टिविटी सीरीज समझनी होगी। मींस यहां पर आप लोगों को सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज समझनी होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही आप लोगों को यह समझाएगी कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कमजोर है, किसके पास ताकत ज्यादा है, किसके पास ताकत कम है। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी के अंदर हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, जिस सीरीज को हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर इस टाइप ऑफ रिएक्शन में से आपको क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपके पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, क्या ये रिएक्शन शो करेंगे, हाँ या ना। तो वो जब ये येस और नो पूछेगा और अगर येस है तो प्रोडक्ट भी पूछेगा, तो उस प्रोडक्ट को पहचानने के लिए आप लोगों को रिएक्टिव सीरीज का पता होना बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज के पता होने से ही आप पता कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट आपके पास है या वीक रिएक्टिव एलिमेंट आपके पास है। तो इसके लिए एक ट्रिक
ट्रिक है उस ट्रिक को आप लोगों ने अपने माइंड में सेट करना है। इससे ये आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अगर ऐसा कोई भी एग्जांपल आएगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रही है उसको इजीली वर्क कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है? तो देखिए वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक ये है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सोना चांदी। देखिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज को याद तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो इसे याद करने का ये ट्रिक है, केदार के फॉर पोटेशियम, नाथ Na फॉर सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली Mg मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा Zn जिंक, फीके Fe आयरन, पकाता Pb लेड, है H हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी सोना चांदी। तो इस ट्रिक को आप लोगों ने ऐसे याद करना है क्योंकि ये सीरीज में ही याद करनी पड़ेगी। ये सीरीज क्या बताती है कि अगर आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उससे कम स्ट्रॉन्ग ये, और ऐसे करते करते सबसे कम स्ट्रॉन्ग कौन आ गया? हमारा चांदी। वैसे कई जगहों पर, कई बुक्स पर आपके पास सिल्वर से नीचे प्लेटिनियम भी दिया होता है, मींस प्लेटिनियम उससे भी ज्यादा वीक है। दैट मींस आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज को एज इट इज याद करना होगा। इसी वजह से इस रिएक्टिविटी सीरीज की हम लोगों ने ट्रिक बनाई है। और ये ट्रिक क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सोना चांदी। तो आपको इस ट्रिक को याद करना होगा और इस ट्रिक को याद करके अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए आपको मिलेगा क्या? आपको रिएक्टेंट में एक कंपाउंड मिलेगा और एक एलिमेंट मिलेगा। देखिए आप लोगों को एग्जामिनेशन में कैसे मिलेगा? आप लोगों को एग्जामिनेशन में एक कंपाउंड मिलेगा और एक एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि क्या बात है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली एक सोल्यूशन के अंदर ही पॉसिबल होती है। दो सॉलिड्स के बीच में कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। आपके पास एक सोल्यूशन होना कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो मीन्स क्या है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से इस टॉपिक से आंसर कैसे आएगा? इस टॉपिक में आप लोगों को दो रिएक्टेंट दिए गए होंगे, जिसमें एक रिएक्टेंट आपका कंपाउंडिंग फॉर्म में होगा और एक रिएक्टेंट आपका एलिमेंट फॉर्म में होगा। तब आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज से चेक करना है कि वो जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है कंपाउंड से। अगर वो कंपाउंड से स्ट्रॉन्ग है तो आपको वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगी, अदरवाइज आपको वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं होगी। अब एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो कि फेमस एग्जांपल है इसका, जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, जो कि क्या है? Zn जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव राइज टू। अब यहां पर समझिए, जिंक है एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डेफिनेशन क्या कह रही थी? व्हेन स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिस्प्लेस वीकर एलिमेंट दिस शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चेक कर रहे हैं क्या ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, अगर ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यहां पर कंपाउंड में से वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा देगा। अब देखिए KNaCaMg एल्यूमिनियम और जिंक, जिंक ऊपर आ रहा है। अब जिंक ऊपर आ रहा है और उससे नीचे कौन है? कॉपर। दैट मीन्स जिंक क्या है? स्ट्रॉन्गर है और जिंक स्ट्रॉन्गर है। तो उसकी वजह से हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो जिंक है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर देगा इजीली। मींस जिंक यहां पर स्ट्रॉन्गर है, कॉपर यहां पर वीक है। तो ये जो कॉपर है ये वीक इन नेचर हो गया। तो अब यहां पर प्रोडक्ट में क्या होगा? बस इस कॉपर को उठा करके आप लोगों ने जिंक को यहां पे रख देना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होना है। आपको इस एलिमेंट को उठाकर यहां रख देना है अगर वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने को कहा गया है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ही आपको बताएगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। वही मैं बात कहना चाह रहा हूं, ये जिंक जो है, ये जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो रिएक्टिविटी सीरीज बताएगी। अब हमने चेक कर लिया कि जिंक जो है हमारे पास में स्ट्रॉन्गर है, किससे? कॉपर से। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस कॉपर इन सॉलिड नेचर। पहले यहां पर जिंक सॉलिड है, कॉपर हमारे पास सॉल्यूशन है।
अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है, जिंक यहां पर आ गया। अब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास में और कॉपर किसमें है, सॉलिड फॉर्म में। ये दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। एक और एग्जांपल लेकर के देख, मान लीजिए आपने जिंक लिया और जिंक की रिएक्शन करवानी है एसिड्स के साथ में। यहां पर भी एसिड है H2SO4 और यहां भी एसिड है HCl, करेक्ट। तो अब क्या देखा जाएगा कि क्या ये जो जिंक है ये इन दोनों के साथ रिएक्ट करके वैल्यू दे सकता है। हमने चेक क्या करना है, जिंक स्ट्रॉन्गर है या नहीं है हाइड्रोजन से। तो देखो दोबारा से रिएक्टिविटी सीरीज देखी, जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, दैट मींस जिंक हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस करवा देगा। अब चाहे रिएक्शन H2SO4 के साथ हो तो भी हमारे पास ZnSO4 बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। चाहे हमारे पास HCl के साथ हो तब भी ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सर ये ZnCl2 कैसे बना? आप लोग देख पा रहे हैं Zn की जो वैलेंसी है वो 2 होती है और हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ZnCl2। दैट मीन्स टू से कि हमने 9th क्लास का कंपाउंड फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ये देखा कि Zn जब Cl के साथ में कंपाउंड फॉर्म करेगा तो ZnCl2 बना। दैट मीन्स अब भी हमने क्या देखा, जिंक ने एसिड्स के साथ भी कौन सी रिएक्शन शो करी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है। ऐसा कहा गया है, कुछ बुक्स के अंदर ये बात बताई गई है कि जो कॉपर और इसके अलावा सिल्वर है ये कभी भी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्या कहा गया है, जो कॉपर है और जो सिल्वर है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते। आप लोग यहां देख पा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाया ना, यहां पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने के लिए हमें हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्गर एलिमेंट चाहिए। पर जो कॉपर है, जो मरकरी है, जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, जो प्लेटिनियम है, ये पांचों के पांचों हाइड्रोजन से वीकर है। दैट मींस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम ये कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करवाएंगे। दैट मींस ये एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं, यहां हमने मेटल्स के एग्जांपल लिए। अब तक हमने जिंक क्या था, जिंक मेटल था, मेटल के एग्जांपल लिए। कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स के भी एग्जांपल है, जैसे क्लोरीन रिएक्ट करेगा पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। देखिए क्या कहा जा रहा है, क्लोरीन की रिएक्शन करनी है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। अब क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों के दोनों हैलोजेंस है। हमारे पास 4 हैलोजेंस होते हैं बेसिकली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमारे पास में हमारी केमिस्ट्री में इन्हें हैलोजेंस का नाम दिया गया है। इन सब की वैलेंसी 1 होती है। 17th जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास हैलोजेंस है और ये चारों हैलोजेंस भी आपस में रिएक्टिविटी शो करते हैं। रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन ब्रोमीन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो आयोडीन है। तो इस ऑर्डर को फॉलो करा जाएगा। अब क्लोरीन ब्रोमीन से मोर रिएक्टिव है तो दैट मींस हमारे पास यहां पर पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ब्रोमीन रिलीज हो जाएगा। ब्रोमीन की गैस होती है, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, रेडिश ब्राउन कलर की हमारे पास ब्रोमीन की गैस होती है जो कि रिलीज हो जाएगी, सिंपल। दैट मींस कि हमने यहां पर हैलोजेंस के बीच में रिएक्टिविटी देखी और क्लोरीन मोर रिएक्टिव है। अब क्लोरीन चाहे तो यहां पर पोटेशियम आयोडाइड, ये हमने लेड नाइट्रेट वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, पोटेशियम आयोडाइड, इसको भी डिस्प्लेस करना चाहे तो कर सकते हैं। सिंपली पोटेशियम क्लोराइड बना दिया और आयोडीन रिलीज कर दिया। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि क्लोरीन या उससे भी ज्यादा फ्लोरीन जो कि हैलोजन फैमिली के ही हैं, इनमें भी रिएक्टिविटी को ध्यान दिया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में हैलोजेंस के भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, तब आप लोग इन 4 की रिएक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज और इन चारों के रिलेशन को ध्यान में रखना होगा अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा, हमारे पास एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है।
डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा रहे हैं, मतलब एक एलिमेंट एक बंदे को खिसका रहे हैं, एक एलिमेंट को हटा रहे हैं, एक एलिमेंट को हटा के उसकी जगह खुद आ रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मींस कई बुक्स के अंदर ये बात बताई गई थी कि एलिमेंट में इधर इस रिएक्शन के जो टाइप है, ये वाला जो टाइप है रिएक्शन का, इसमें एलिमेंट एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करे तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि जो नेक्स्ट टाइप आने वाला है हमारे पास, उस नेक्स्ट टाइप में हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक का नाम है। तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये बात सोची गई कि वहां पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहे हैं आपस में, इस वजह से उसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है। पर कई बुक्स में क्वेश्चन अराइज करा गया कि जैसे एक एलिमेंट यहां पे दूसरे एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा रहा है तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना कह दे। नहीं, एनसीईआरटी ने क्या बात कही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दिया जाएगा, उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या कोई और नेम नहीं दिया जाएगा। मींस यहां पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी इस टाइप ऑफ रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट या कोई अदर नाम नहीं दिया जाएगा, इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का ही नाम दिया जाएगा। ये थी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम आ चुके हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या था, हमारे पास एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होंगे, दोनों के दोनों ही कंपाउंड होंगे, दोनों के दोनों ही आयनिक कंपाउंड होंगे। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट था, पर यहाँ दोनों के दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। मीन्स टू से वहां एक सोल्यूशन और एक सॉलिड हो सकता है, पर यहां पर दोनों के दोनों ही सोल्यूशन है और दोनों ही आयनिक सोल्यूशन है। मीन्स हमारे पास में यहाँ पे आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। वहाँ किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट का। मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दो एलिमेंट्स के बीच में हो रहा था, पर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आयंस के बीच में हो रहा है। दैट मीन्स टू से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर तो हम एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम दो कंपाउंड्स के आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। जैसे हमने क्या लिया, पीछे अभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पड़ी थी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास क्या हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट तो वहां भी शो हो रहा था ना। हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया था वहां पे और पोटेशियम आयोडाइड लिया था। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में जब आगे हमने प्रोडक्ट लिखा था, तब भी तो हमने यही देखा ना कि पोटेशियम उठ करके नाइट्रेट के पास आ गया और लेड आयोडीन के साथ में आ गया। दैट मीन्स टू से कि लेड ने डिस्प्लेस करवाया पोटेशियम को। यहाँ पर डिस्प्लेस वर्ड कहना अलग बात है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आयंस ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया है। आयंस ने अपने आप को एक्सचेंज कर लिया है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात यह है, यहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं ध्यान दे रहे। यहाँ पे कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा ही, जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली वीक वाले को डिस्प्लेस करवाएगा ही करवाएगा। कहने का मीन्स क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में नहीं देंगे, क्योंकि हमें दोनों में से कोई ना कोई तो एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पर एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है कंपाउंड्स के बीच में। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस दिखा रहा है कंपाउंड के अंदर। तो एग्जांपल के थ्रू अब इसको समझते हैं। हमने क्या लिया, हमने बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट ले लिया। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने सोडियम सल्फेट के साथ करवाई, दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। और अब क्या होगा, सोडियम डिस्प्लेस या फिर एक्सचेंज होगा बेरियम के साथ। जब सोडियम बेरियम के साथ एक्सचेंज होगा तो ये आपस में पलट जाएंगे। सोडियम और क्लोरीन, आप सबको पता है सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। दैट मीन्स दोनों के दोनों NaCl बनाएंगे।
और बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, तो ये भी मिलकर के क्या बनाएंगे, BaSO4। तो जब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया और हमें अलग से एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करके दे दिया। दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या देख पा रहे हैं, एक्सचेंज देख पा रहे हैं। किसका, आयंस का। किसके अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये 3 रिएक्टेंट्स लिखे हैं मैंने, जिनका प्रोडक्ट आप और मैं मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं और तीनों में ही डबल डिस्प्लेसमेंट शो होगा। ये देखिए यहां पर क्या है, सिल्वर, और यहां पर क्या है, सोडियम। सोडियम और सिल्वर आपस में जब एक्सचेंज होंगे तो क्या बनेंगे, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। फिर इधर देखिए कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब डिस्प्लेस करवाया, अमोनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होगा। फिर इधर भी देख सकते हैं कॉपर डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन के साथ में, तो भी क्या होगा, कॉपर सल्फाइड बना और सल्फ्यूरिक एसिड बना। और बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि अगर कॉपर सल्फेट के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस को रिलीज करा जाए तो हमारे साथ में क्या प्रोडक्ट होगा। जब कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड मिलता है। ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड क्यों मिला, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो जब ये आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो जाता है और ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड हमें कलेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड में भी पूछा गया है कि कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का है, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हुई है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जो कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से आप लोग तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब रह गई है हमारे पास लास्ट सेकंड रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन के अंदर एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और सॉल्ट प्रोड्यूस करने पर वाटर रिलीज करेगा। दैट मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अगर मतलब कहें तो न्यूट्रल हो जाना, एसिड का बेस के साथ मिक्स हो करके न्यूट्रल हो जाने का नाम ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मींस इधर क्या होगा, आपको एक एसिड मिलेगा, एक बेस मिलेगा और ये आपस में कंबाइन हो करके आपको सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बेस जो है एसिड के साथ में रिएक्ट करता है। और आप लोगों ने लैब अपनी केमिस्ट्री के लैब के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट करे होंगे, एसिड और बेस को मिक्स करके देखा होगा। तो एसिड और बेस जब भी मिक्स होते हैं तो सॉल्ट बनता है। एसिड जो है वो पीएच लेवल में कम होता है, बेस जो है वो पीएच लेवल में ज्यादा होता है, पर जब ये आपस में मिलते हैं तो एकदम मिड की स्टेज में आ जाते हैं, जो स्टेट सॉल्ट की स्टेज कहलाती है। तो मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एसिड होगा, एक बेस होगा और ये मिल करके सॉल्ट और वाटर बना देंगे। जैसे एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिले सोडियम सल्फेट तैयार हुआ, वाटर रिलीज हुआ, मीन्स ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेम ऐसे ही HCl ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, NaCl बना और वाटर रिलीज हो गया। HCl एसिड, NaOH बेस,
सोडियम क्लोराइड सोल्ट बना और वाटर रिलीज हो गया। मींस वो रिएक्शन जहां पर एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर के सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं विद वाटर, उस टाइप की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप यहां तक हमारी ये सभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास बस एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रह जाती है जहां पर ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या, जहां ऑक्सीजन बढ़ जाए उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहे हैं। जहां ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ जाए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने पर, मींस जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाए, उसी ऑक्सीजन की वैल्यू के इंक्रीज होने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब आते रिडक्शन पे, जहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ जाए, इसमें नाम से पता नहीं लग रहा पर आपको समझना होगा रिडक्शन क्या है, जहां हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ जाए उसका नाम रिडक्शन है। मींस ऑक्सीडेशन क्या है, जहां ऑक्सीजन गेन हो जाए या फिर हाइड्रोजन लूज हो जाए, लेस हो जाए, कम हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कार्बन को बर्न करवाया आपने, बर्न करने का मीन्स ही क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब देखिए कार्बन यहाँ बिना ऑक्सीजन के हैं और यहाँ से जब यहाँ तक गए तो ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ गई, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन में आइए, रिडक्शन में क्या हो रहा है, आपकी हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है, ऑक्सीजन की वैल्यू घट रही है। दैट मीन्स हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन घटेगा। जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं C2H4 है, जिसे हम लोग बेसिकली इथीन कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन को प्लस करवा दिया। प्लस करने की वजह से ये जो इथीन है ये इथेन बन गया। तो आप देख पा रहे हैं यहां से यहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यहां हाइड्रोजन 4 था और यहां हाइड्रोजन 6। हाइड्रोजन का गेन होना ही क्या है, रिडक्शन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों से यही पूछा जाता है कि गिवन, आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि गिवन रिएक्शन के अंदर बताओ कहां से कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां से कहां रिडक्शन हो रहा है। तो आपने तब क्या देखना है, कहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल हुई है, कहां पर ऑक्सीजन मिल गई है और कहां पर हाइड्रोजन घट गई है। वहां तो आप बता देंगे ऐसे एरो करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जहां आपको रिडक्शन दिखेगा वहां आप लोग देखेंगे कहां हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ रही है या फिर ऑक्सीजन की वैल्यू घट रही है, वहां आप लोग कह देंगे कि रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। अब क्लास क्वेश्चन यहां से नहीं आता, ऑक्सीडेशन अलग और रिडक्शन अलग, यहां से अकेला क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी रिएक्शंस प्रोवाइड हो रही है, जितनी भी रिएक्शन हमें मिल पा रही हैं, वो सभी की सभी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये रिडॉक्स किस चिड़िया का नाम है, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों की दोनों रिएक्शन एक ही के अंदर हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, कोई भी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही जगह पर हो, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, इस टाइप की रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मींस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैपन इन अ सेम रिएक्शन, दिस shows redox reaction। मीन्स जब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको एग्जाम्पल्स ही दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताइए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखिए एग्जाम्पल आता है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, आयरन सॉलिड है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में है। आयरन जब रिएक्ट करे, ये फेमस एग्जांपल है जो बोर्ड के अंदर बार बार पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, उस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो ग्रीन कलर का हो गया। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो हो रही है। आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, आयरन ने जैसे ही कॉपर को डिस्प्लेस करा आयरन सल्फेट बन गया।
इसी वजह से कॉपर सल्फेट जो है, जो कि ब्लू कलर का था, वो ग्रीन कलर का हो गया। क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो डिकम्पोजिशन में ये समझा होगा कि कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल बोला जाता है और आयरन सल्फेट को ग्रीन। तो यहां से भी समझ में आ रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन सल्फेट में। तो आयरन सल्फेट होता ही ग्रीन कलर का है। इस वजह से जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से यहां हमारे पास ग्रीन कलर आ गया। तो अब क्वेश्चन अराइज होते हैं, यहां इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है? तो चेक करते हैं। आयरन यहां पर अकेला है। इस आयरन को जब प्रोडक्ट में देखा गया तो ऑक्सीजन 4 आ गई इसके पास में। मींस आयरन, जब आयरन सल्फेट बना तो ऑक्सीजन बढ़ गई, ऑक्सीजन इंक्रीज हो गई। ऑक्सीजन का इंक्रीज होने क्या है? ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इधर देखूं, कॉपर सल्फेट जिसके पास 4 ऑक्सीजन है, उस 4 ऑक्सीजन वाले कॉपर सल्फेट के अब यहां पे ऑक्सीजन घट चुकी है। ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन घट गई ना, ऑक्सीजन का घटना ही क्या है? रिडक्शन। दैट मीन्स अब आप देख पा रहे हैं ये एक ही रिएक्शन है। इस एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इस एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में हो, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में शो हो रही हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। आप लोग इसे सोल्व करके बताइए। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, इसमें आप मुझे बताइएगा कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन कहां हो रही है। इस एग्जाम्पल में अब आप लोग वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए किस कंपोनेंट के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस कंपोनेंट के साथ रिडक्शन हो रहा है। करिए शुरू। तो आइए चलते हैं। यहां देखिए ये कॉपर सल्फाइड है, यहां कॉपर सल्फर है, पर इस कॉपर से जब इस कॉपर में आए तो ऑक्सीजन आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से यहां जब मूव करा गया तो ऑक्सीजन बढ़ गई। ऑक्सीजन का बढ़ना मींस ऑक्सीडेशन। और अगर मैं यहां देखूं, आयरन ऑक्साइड से आयरन तक जब मैं गया तो मेरी ऑक्सीजन घट गई। ये क्या दिखा रहा है मुझे? ऑक्सीजन का डिक्रीज होना, जो कि क्या शो करता है? रिडक्शन। दैट मीन्स चाहे मैं कॉपर सल्फाइड से यहां भी देख लूं, सल्फर अकेला था पर सल्फर के पास अब क्या आ गई? ऑक्सीजन। तो यहां भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, और रिडक्शन कब होगा? जब ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपली क्लास आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके अंदर आप लोगों को चेक करना होगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। अब आ गए हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है? कोरोजन। देखिए, आप लोगों ने रस्टिंग के बारे में सुना है। रस्टिंग क्या है? रस्टिंग जब लोहे के ऊपर हमारी एयर, हमारे वाटर या एयर के अंदर पड़ा हुआ एसिड, सॉल्ट, कोई भी उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है और उस लोहे की मजबूती को कमज़ोर कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है, उसी का नाम जंग लगना है। सेम ऐसे ही जंग लगना क्या है? रस्ट क्या है? ये आयरन के साथ होने वाली प्रोसेस है। पर आयरन के अलावा भी बहुत सारे मेटल्स हैं। जैसे हमने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम के अंदर समझा था कि मेटल मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर अटैक करके क्या कर देती है? उस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बना देती है उसके ही डिग्रेड फॉर्म की, जिसको हम लोगों ने कोरिजन नाम दिया था। तो कोरिजन क्या है? ये एक डिग्रेड फॉर्म है। डिग्रेड फॉर्म है किसकी? हमारे मेटल की। मेटल की कमजोर अवस्था है ये मेटल को कमजोर करने वाली प्रोसेस है, जिसको हम बेसिकली रस्ट के नाम से भी जानते हैं। मींस जब मेटल के ऊपर मॉइस्चर अटैक कर दे,
मॉइस्चर के अंदर क्या आ गई, एयर भी आ गई, वाटर भी आ गया, ऑक्सीजन सब आ गए, मतलब बेसिकली पूरी कॉम्पोजिशन ऑफ एयर आ गई और हमारा वाटर कंपोनेंट आ गया। जब मॉइस्चर अटैक कर दे मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो, इस मॉइस्चर के अटैक करने पर किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, जब इस मॉइस्चर का अटैक हो जाए मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो, मेटल डिग्रेड हो जाए, मेटल वीक हो जाए, मेटल कमजोर हो जाए, उसी प्रोसेस का नाम क्या है, कोरोजन। लाइक एस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर पे कॉपर रखा होता है, कॉपर के आपके घरों में लोटे रखे रहते हैं, आप लोग पूजा में यूज करते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद वो हरे पड़ जाते हैं, कुछ टाइम बाद उनका जो शाइन है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, उस कॉपर के ऊपर हमारे मॉइस्चर ने अटैक करा। और मॉइस्चर बेसिकली है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर का मिक्सचर। मॉइस्चर क्या है, इन तीनों का मिक्सचर। कॉपर ने जब इसके साथ में रिएक्ट करा, रखे रखे कॉपर के, आपने उस पूजा वाले लोटे के अंदर पानी भी डाल रखा था, तो उसने जब कॉपर के साथ में रिएक्ट करा तो उसने कॉपर को डिग्रेड कर दिया, उसने कॉपर का ऑक्साइड तैयार कर दिया, जिसकी वजह से वो मेटल कमजोर हो गया। उसने कौन सी प्रॉपर्टी शो करी, कोरिजन प्रॉपर्टी शो कर दी। कैसे, इन सब की जब रिएक्शन कॉपर के साथ में हुई तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट तैयार हो गया। ये क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो जब कॉपर ने क्या करा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा तो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट तैयार करा, जो कि उस कॉपर का वीक फॉर्म है। अब ये कॉपर क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर देगा। यहां पर ये शाइनी ब्राउन के अंदर था और ये किसके अंदर हो जाएगा, ग्रीन के अंदर। इसी वजह से आपके घर के अंदर रखे हुए तांबे के जो आप लोगों के पास में लोटे होते हैं, ये अपना समय के साथ साथ रंग बदल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मम्मियों के पास में चांदी की ज्वेलरी होती है, ये चांदी की ज्वेलरी भी टाइम के बीतने के साथ ब्लैक पड़ जाती है। उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी यही हो रहा है, ये मॉइस्चर उस चांदी के साथ अटैक कर रहे हैं, एजी के साथ में ये मॉइस्चर अटैक कर रहा है और अटैक करके क्या कर रहा है, उसके कलर को चेंज कर रहा है। कैसे, एजी ने क्या करा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन दिखाई और क्या कर दिया, सिल्वर सल्फाइड तैयार करा। सिल्वर ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके डिस्प्लेसमेंट शो करा, हाइड्रोजन रिलीज करवा दी और सिल्वर सल्फाइड बना दिया, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर रखे रखे जब हमारी एयर के साथ रिएक्ट कर जाती है तो यहां पर भी वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है, कोरिजन। मैं वही बता रहा हूं, जैसे लोहे के साथ में हमें रस्ट की प्रॉपर्टी मिलती है, सेम ऐसे ही मेटल्स के साथ में हमें जो प्रॉपर्टी कलेक्ट होती है उसको कोरिजन कहा जाता है, जहां पे वो अपनी डिग्रेड फॉर्म के अंदर चला जाता है, वो अपनी कमजोर अवस्था के अंदर चला जाता है। अब जैसे आप लोग रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करते हो, पेंट करते हो, सेम ऐसे ही कोरिजन से बचने के लिए भी हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे ग्रीस कर देना, ऑयलिंग कर देना, मेटल को ग्रीस कर देना, ऑयलिंग कर देना। इससे क्या होगा, हमारी जो मॉइस्चर है वो ग्रीस की लेयर की वजह से, ऑयल की लेयर की वजह से कांटेक्ट में नहीं आएगी मेटल के, उस वजह से क्या होगा, मेटल प्रोटेक्शन में रहेगा। या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटल अंदर वाली सिक्योर रहती है और ऊपर वाली मेटल उस मॉइस्चर को झेल लेती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी होती है, जहां पर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल की मदद से भी मेटल को इस तरीके की कोरोजन प्रॉपर्टी से हम लोग बचा लेते हैं। मींस मेटल जो है जब अपनी डिग्रेड फॉर्म के अंदर चला जाए, उस प्रॉपर्टी को कोरिजन प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि मेटल को कमजोर करने का काम करती है। इसके बाद हमारे पास में लास्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, आप लोग बेसिकली क्या देखते हैं, आप लोग अपने घरों में खाना खाते हैं, चिप्स वाले पैकेट खाते हैं, पैकेट वाले चिप्स खाते हैं, और पैकेट वाले चिप्स के अंदर आप लोगों ने क्या नोटिस करा, आप लोग जब उन चिप्स को खुला छोड़ देते हैं, एक दिन के लिए छोड़ दिया, तो नेक्स्ट डे आपके वो चिप्स सील जाते हैं, वो वैसे क्रिस्पी नहीं रहते। दैट मीन्स आपका वो फूड जो है वो फूड खराब हो गया है, उस फूड के अंदर वो कुरकुरापन नहीं रहा। यहां पर ही जो प्रॉपर्टी आपको मिल पा रही है उस प्रॉपर्टी को रेंसिडिटी कहा जा रहा है। रेंसिडिटी का मीन्स क्या हो गया, जब आपकी ऑयल या फिर फैटी सब्सटेंस
उनके अंदर फैटी सब्सटेंस ही है, चिप्स तेल से ही तो बना हुआ है। तो जब आपका ऑयल और फैटी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाए, एयर के साथ में रिएक्शन शो कर जाए, तब हमारा जो फूड है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज होने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है। इस तरीके से जो स्वाद के अंदर, जो टेस्ट के अंदर, जो स्मेल के अंदर चेंज आ रहा है, उसी प्रॉपर्टी को रेंसिडिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। मींस स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू एक्सचेंज और मिक्सिंग ऑफ ऑयल विद एयर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास में जो फूड है वो फूड बेसिकली स्पॉइल हो रहा है, वो फूड बेसिकली खराब हो रहा है, जो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रेंसिडिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और आप लोगों को अगर रेंसिडिटी से बचना है, आप लोगों को अपने फूड को अगर रेंसिडिटी से बचाना है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग घर पे खाना लाते हैं, उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइट पैकेट में रख सकते हैं। आप लोगों ने मान लो बड़ा चिप्स का पैकेट आया 50 वाला, 100 वाला, आपने उसको खाया, थोड़ा सा बच गया, बाकी आप उसको क्लिप लगा के रख सकते हैं। एयर के कॉन्टेक्ट से ही तो बचाने, तो वो लंबा चल जाएगा। आप लोगों ने क्या करा कि उसको टाइट, एयर टाइट पैकेट के अंदर रख दिया, अब एयर के कांटेक्ट से वो बचा रहेगा, इससे भी आपका फूड स्पॉइल होने से बच सकता है। रेफ्रिजरेटर आपको बताया गया, रेफ्रिजरेटर से भी आप अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो हमारे पास में हमारे जो फूड होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जो पैकेट्स आते हैं, आप कहते हैं ना लेस के पैकेट के अंदर हवा होती है, ये हवा नाइट्रोजन है। ये क्या कर रही है, ये आपके फूड को टूटने से बचा रही है, ये आपके फूड को खराब होने से बचा रही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है जब तक ये बाहर नहीं निकलेगी तब तक ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं करेगी, और नाइट्रोजन ऑयली सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो नाइट्रोजन भरी होती है आपके पैकेट्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका फूड स्पॉइल नहीं होता। तो नाइट्रोजन की एडिशन से भी आप अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। तो क्लास, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फुल सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश होता है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इसके बाद में 2 रिवीजन टेबल्स और बनेगी, जिसके अंदर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को, जो वीडियोस की फॉर्म में ही आएगी। एक वीडियो में पूरी की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस का सल्यूशन एक्सप्लेन करा जाएगा, और सेकंड वीडियो के अंदर आपको वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है।